नमस्कार, मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शिक्षा शास्त्री फर्स्ट ईयर के समसामयिक भारत एवं शिक्षा, इसकी हम 5 यूनिट पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वीडियो से जब हमने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की है तो इस विषय के अंतर्गत मैंने आप लोगों को आरटीई अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में हमने बात की है। इसके बाद हमने बात की थी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, और अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा कोठारी आयोग है। तो मैं यहाँ इन पिछले वीडियो की बात आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले 4 अगस्त को आरपीएससी के द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट के फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम या फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंतर्गत 4 तारीख को जीके का पेपर था, जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होता है। उस पेपर में आरटीई अधिनियम 2009 से संबंधित 2 प्रश्न आए थे, और इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित उस प्रश्न पत्र में 1 क्वेश्चन था। और इससे पहले जब हमारा क्लासरूम टीचिंग चल रहा था, जब हम कॉलेज में रेगुलर पढ़ रहे थे, तो इसी विषय के अंतर्गत हमने एक टॉपिक पढ़ा था, स्वतंत्रता पूर्व काल की नीतियाँ, जहाँ हमने विशेषतः शैक्षिक नीतियों के बारे में बात की थी। तो उससे संबंधित भी उस प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन था, जहाँ शिक्षा की विभिन्न जो समितियाँ बनी हैं हमारी स्वतंत्रता से पूर्व काल की, उनके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, मतलब हमारे इस टॉपिक से संबंधित, हमारे इस विषय से संबंधित उस क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 प्रश्न आए थे। तो मैं पहले भी आपसे कहती थी, मैं आज भी आप लोगों से कहती हूँ कि जितने भी हमारे द्वारा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे बीएड में हो चाहे शिक्षा शास्त्री में हो, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपकी केवल विशेषतः आपके इस पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होते हैं, ये आपके भविष्य में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम फिर से हमारा कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन, ये हमारा सब टॉपिक चल रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोठारी आयोग के गठन और इसकी सिफारिशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने इसकी 2 सिफारिशों के बारे में चर्चा की है, क्योंकि एक बहुत विस्तृत जो था एक कमीशन था, तो जिसमें हमने वहाँ शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य की बात की, और उसके बाद हमने बात की थी शिक्षा की संरचना और शिक्षा के स्तर की। इस आयोग के द्वारा शिक्षा के जो संरचना, शिक्षा की संरचना और शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमने बात की थी। और आज आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में कोठारी आयोग की शिक्षा से संबंधित नीतियों और सुझाव के टॉपिक के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसका तीसरा बिंदु, जहाँ बात की गई है अध्यापकों की स्थिति की या टीचर्स स्टेटस की। अब जहाँ अध्यापकों की स्थिति की इस आयोग के द्वारा बात की गई, तो इन्होंने मुख्यतः कुछ सुझाव दिए, जिनमें सबसे प्रमुखतः सुझाव दिया गया इनके वेतन से संबंधित, जो अध्यापकों का वेतनमान है उससे संबंधित। इसमें पहली बात कही गई कि अध्यापकों का जो वेतन क्रम है वो निर्धारित किया जाए। जो टीचर्स का पे स्केल है या जो उनका सैलरी है उसको एक निर्धारित रूप दिया जाए, उसको एक क्रम में निर्धारण किया जाए। इसके अलावा दूसरा बिंदु कहा गया कि जो वेतन क्रम का जो निर्धारण किया जाएगा उसमें सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में समानता हो, यानी कि सरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में समान रूप से समान ग्रेड के लिए समान वेतन दिया जाए टीचर्स को। इसके अलावा तीसरी बात कही गई, जो कि विश्वविद्यालय या कॉलेज के अध्यापकों से संबंधित थी, वहाँ भी ये बात कही गई कि कॉलेज स्तर के जो अध्यापक हैं या जो उनके भी वेतन में वृद्धि की जानी आवश्यक है। इसके अलावा चौथा बिंदु, जहाँ अध्यापकों के कार्य और उनकी सेवा की दशाओं के बारे में या कार्य और उनकी सेवाओं से संबंधित कुछ सुझाव दिए गए, जिसमें ये बात की गई कि अध्यापकों की कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें जहाँ भी उनकी ड्यूटी है या जहाँ भी वे अवस्थित हैं, जिस भी स्कूल में, तो उन्हें आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी आवश्यक हैं, जिससे कि वो अपने कार्य को, अपने जो दायित्व है उसको कुशलतापूर्वक उसका निर्वहन कर सके। इसके अलावा उनके व्यावसायिक प्रगति के लिए भी उपयुक्त सुझाव दिए गए कि आवश्यक सुविधाएं जुटाई जाएं, जिसके द्वारा कि वे अपनी व्यावसायिक प्रगति कर सकें।
इसके अलावा अध्यापकों के कार्य का को जो उनका जो टाइम या जो समय हम निश्चित करेंगे, तो इसमें यह भी कहा गया कि अध्यापकों के कार्य करने के समय को केवल उनके शिक्षण कार्य के द्वारा को ध्यान में रखकर ही निश्चित नहीं किया जाए, वरन ये देखा जाए कि एक टीचर के द्वारा पूरा अपने स्कूल टाइम में वो केवल जो टीचिंग कार्य है उसके अलावा भी वो जो अन्य कार्य करते हैं, तो उसके पूरे शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए उसके कार्य का या उसके कार्य किए जाने वाले घंटों का निर्धारण किया जाए। इसके अलावा जो गाँव में अध्यापक हैं जिनकी गाँव में पोस्टिंग है, उनकी सुविधाओं की भी बात की गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि शिक्षकों को नागरिक अधिकारों के उपभोग में विशेष प्रकार की छूट देनी चाहिए। इस प्रकार की जो ये आयोग के द्वारा अध्यापकों की जो कार्य और सेवा दशाएं हैं, इसके अंतर्गत बात की गई। इसके बाद अगला बिंदु आता है अध्यापक प्रशिक्षण या टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में, जहाँ पहली बात कही गई अध्यापक शिक्षा में सुधार की। अध्यापकों की शिक्षा में या अध्यापक शिक्षा जो है उसमें किस प्रकार सुधार किया जाए, या अध्यापकों की जो समस्याएं हैं उनकी शिक्षा से संबंधित उसमें किस प्रकार का सुधार हो या कैसे सुधार किए जा सकते हैं, उसके बारे में। तो यहाँ सबसे पहला बिंदु कहा गया अध्यापक शिक्षा में सुधार के बारे में कि जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे जहाँ अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, तो शिक्षा से संबंधित समस्याओं पे भी अनुसंधान कार्य करवाए जाए, ताकि शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और अध्यापकों के लिए सुविधाएं हों। और इसके अलावा बात कही गई कि प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा का स्टेट बोर्ड या स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन इसकी स्थापना की जाए, और ये जो बोर्ड है वो समस्त स्तर और सारे क्षेत्रों के अध्यापक शिक्षा का इसके पास उत्तरदायित्व हो। यानी कि प्रत्येक राज्य में एक अध्यापक शिक्षा स्टेट बोर्ड की गठन किया जाए जो कि अध्यापकों से संबंधित सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। इसके अलावा अगला बिंदु है पॉइंट बी। इसमें व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करने की बात की गई। जो प्रोफेशनल एजुकेशन है इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की गई। इसके अंतर्गत कहा गया कि जो प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय हैं, उनके पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाते रहने चाहिए। इसके अलावा कहा गया कि अनुसंधान कार्यों में और स्वयं अध्याय पर बल दिया जाए, ताकि शिक्षा से संबंधित या शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित अधिकाधिक अनुसंधान कार्य किए जा सकें और अध्यापकों के द्वारा स्व अध्याय के जो एक योग्यता है वो विकसित हो उनमें। इसके अलावा शिक्षण अभ्यास में गुणात्मक सुधारों की बात कही गई। इसके बाद अगला पॉइंट था प्रशिक्षण काल, या जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है, जहां आप लोग जिस समय से आप लोग गुजर रहे हो, शिक्षा शास्त्री और बीएड के हमारे विद्यार्थी जो टीचिंग एजुकेशन में या आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो आपका पीरियड चल रहा है ट्रेनिंग का, उसके बारे में उसमें ये सुझाव दिए गए कि प्राथमिक जो अध्यापक हैं उनके लिए हाई स्कूल के पश्चात 2 वर्ष का प्रशिक्षण काल रखा जाए, जिसको कि आज हम एसटीसी के नाम से जानते हैं। जो बीएसटीसी के नाम से जो प्रशिक्षण हमारे यहाँ अभी की जो व्यवस्था में चल रहा है, 12वीं के बाद जो प्राथमिक अध्यापकों के लिए जो छात्र या जो बच्चे बीएसटीसी करते हैं, वो जो सुझाव है वो इस आयोग के द्वारा दिया गया। और इसके अलावा ये बात की गई कि जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए ग्रेजुएट होने के बाद 1 वर्ष का जो काल है वो रखा जाए, ये जो अध्यापक प्रशिक्षण के लिए, जिसको कि हम कुछ समय पहले तक बीएड बोलते थे, जो कि अब आपके 2 साल का हो गया है बीएड या शिक्षा शास्त्री। माध्यमिक अध्यापकों के लिए आप जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो माध्यमिक स्तर के अध्यापक बनने की आप में जो क्वालिफिकेशन है वो आ जाती है, लेकिन अब 1 वर्ष से बढ़ा के हम सब जानते हैं इसको 2 वर्ष का कर दिया गया है। इसके बाद बात की गई प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार करने की। तो प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार के लिए कहा गया कि जो प्रशिक्षण कॉलेज है वहाँ पे जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स फैकल्टी हैं, उनमें से कुछ के पास पीएचडी या डॉक्टरेट की उपाधि होनी चाहिए, ये आवश्यक है। इसके अलावा कहा गया कि जो ट्रेनिंग कॉलेज के जो अध्यापक हैं, जो लेक्चरर हैं, उनके पास कम से कम 2 स्नातकोत्तर उपाधियाँ या मास्टर्स की जो डिग्री होती है, कम से कम 2 विषयों में उनके पास होनी चाहिए, और 1 शिक्षा की जो उनकी एजुकेशन डिग्री है वो भी उनकी अनिवार्य हो। इसके अलावा छात्र प्रशिक्षण संस्थाओं में जो गरीब तबके के या जो छात्र प्रतिभाशाली छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्तियों की बात भी कही गई, और
इसके अलावा कहा गया कि प्रयोगात्मक सुविधाओं, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप तथा अध्यापकों के निवास स्थान, इन सभी की सुविधाएं यथासंभव जो अध्यापक हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको प्रदान की जाए कि उनके पास आवश्यक सुविधाएं हों, छात्रावास हो आपके कॉलेज में, लाइब्रेरी हो, प्रयोगशाला हो, वर्कशॉप हो और अध्यापकों के लिए निवास स्थान, इन सब की जो एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होता है उसके आसपास इनकी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा बात की गई उच्च शिक्षा के शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी की। जो उच्च शिक्षा के जो शिक्षक हैं या जिनकी हम आपकी बीएड कॉलेज में या जो मास्टर्स डिग्री में जो टीचर्स होते हैं उनकी व्यावसायिक निरंतर प्रगति होती रहे, इसके लिए भी सुझाव दिए गए, जिसमें कहा गया कि जो नवीन लेक्चरर्स हैं उनके लिए कुछ ओरिएंटेशन या विकासोत्तर जो उनके विकासोत्तर जो पाठ्यक्रम है उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि वे अपना आगे से आगे ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित हो कि आगे भविष्य में उनके विकास कार्य में भी उनके विकास के लिए भी मार्ग खुलते जाए। इसके अलावा जो नए लेक्चरर्स हैं उनको किसी बड़ी संस्था में नियुक्त हुए हैं, उनको जो योग्य अध्यापक जो पूर्व हैं या जिनको हम सीनियर्स जो लेक्चरर्स हैं उनके व्याख्यान सुनने के अवसर भी प्रदान किए जाए। इसके बाद बात की गई कोठारी आयोग के द्वारा शैक्षणिक अवसरों में समानता प्रदान करने की बात, सुझाव दिया गया कि शैक्षणिक अवसरों में समानता प्रदान की जाए। इसके लिए सबसे पहली व्यवस्था निःशुल्क शिक्षा, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि जो 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो इसमें बात की गई कि भारत के विभिन्न धर्मों, स्त्री पुरुष, विभिन्न जातियों को बिना किसी भेदभाव के प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए। पहला सुझाव ये था। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भावी 10 वर्षों के लिए ये लक्ष्य रखा जाए कि समस्त योग्य और प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, या फिर कम से कम 3% जो छात्र हैं जो माध्यमिक शिक्षा में या उच्च शिक्षा में हैं उनको शिक्षा निःशुल्क दी जाए। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो तो अनिवार्य रूप से निःशुल्क हो, लेकिन इसके अलावा जो उच्च शिक्षा है या जो माध्यमिक शिक्षा है वहाँ पे कुछ प्रतिभाशाली और गरीब बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, या फिर कम से कम 3% बच्चे ऐसे हों जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसके अलावा बात की गई शिक्षा के व्यय में कमी। इसके लिए कहा गया कि छात्रों को लेखन सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क या मुफ्त में प्रदान की जाए, और विद्यालयों में पुस्तकालयों की सुविधाओं की बात भी की गई, ताकि अधिकाधिक पाठ्य पुस्तकें या पाठ्य सामग्री जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको प्राप्त हो सके। इसके अलावा इसमें कहा गया कि निर्धन और प्रतिभाशाली छात्रों को पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाए। अगर आप निःशुल्क नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनकी आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। इसके अलावा अगला बिंदु था छात्रवृत्तियों की योजनाएं या व्यवस्था। अब छात्रवृत्तियों की योजनाओं के अंतर्गत यही बात की गई कि जो प्रतिभाशाली या गरीब या कैटेगरी वाइज जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्तियां जिन बच्चों को आवश्यकता है उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। इसके लिए जो योजनाएं हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं वो बनाए जाए। इसके बाद बात की गई विद्यालयी शिक्षा के विस्तार के बारे में। एक्सपेंसिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे है एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये टाइपिंग में गलती हो गई है। इसके लिए जो शिक्षा का विस्तार है उसको एक बालक के संपूर्ण विकास का आधार मानते हुए आयोग ने शिक्षा के विस्तार पे विशेष रूप से बल दिया। अर्थात कोठारी आयोग का ये मानना था कि जो एक बालक का संपूर्ण विकास है या अंततः माने कि राष्ट्र का संपूर्ण विकास है, इसका आधार तभी होगा कि जब शिक्षा का पर्याप्त रूप से पूर्ण रूप से विकास किया जाए। तो इसके लिए भी यहाँ सुझाव दिए गए। सबसे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, जिसमें सबसे पहला लक्ष्य रखा गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अधिकाधिक नामांकन के प्रयास किए जाएं। अधिकाधिक नामांकन किस प्रकार हो। इसके अलावा बात की गई कि राज्य तथा जिला स्तरों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों को स्थापित किया जाए, और ये या तो सरकार के द्वारा स्थापित हो या इनको अनुदान के द्वारा स्थापित किया जाए, इनमें अनुदान दिया जाए। इसके अलावा बात की गई कि प्रत्येक राज्य और जिला स्तरों पर खेल केंद्रों की भी स्थापना की जाए,
हम यहाँ बात कर रहे हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की, जो कहीं ना कहीं ये जो आयोग था इसने किंडरगार्टन पद्धति की जो है व्यवस्था को अपनाने की बात कही है कि जो पूर्व प्राथमिक जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, हम सब जानते हैं वो 3 से 5 साल के बच्चे हैं, तो खेल खेल के द्वारा उन्हें सिखाए जाने की व्यवस्था भी की जाए। ये बात या ये सुझाव भी इस आयोग के द्वारा दिया गया। अगला बिंदु है प्राथमिक शिक्षा का, जहाँ हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले तो यही आवश्यक हो गई है कि प्राथमिक शिक्षा दी जाए। इसके अलावा ये लक्ष्य रखा गया कि सन 74-75 तक, क्योंकि ये शिक्षा आयोग 1964 में गठित हुआ था, तो आगे 10 सालों के लिए ये व्यवस्था की गई कि श्रेष्ठ प्राथमिक शिक्षा समस्त बालकों को उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि गुणात्मक या जो शिक्षा का मात्रात्मक प्रसार है वो सभी प्रकार का से इसमें सुधार किए जाए और लगभग सारे बालकों को जो है प्राथमिक शिक्षा अगले 10 सालों तक उपलब्ध करवा दी जाए। उसके अलावा जो अपव्यय और अवरोधन होता है, जिसको कि हम कक्षा में जो बच्चे आ जाते हैं या तो उनका जो एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद नहीं आ पाते हैं, या जो अवरोधन उसको जो लगातार बार बार एक क्लास में फेल हो रहे हों बच्चे, तो इन सारी स्थितियों से निपटने की भी बात की गई। फिर इसके पश्चात बात की गई, अगला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा का या सेकेंडरी एजुकेशन का। इसके अंतर्गत बात की गई कि जो स्कूलें हैं, जो नए और पुराने जितने भी स्कूल हैं, उनका स्तर ऊंचा उठाया जाए, उनमें गुणात्मक और सभी प्रकार की सुविधाओं का प्रसार किया जाए। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा है उसको अधिकाधिक जीवनोपयोगी या बनाया जाए, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया जाए, ताकि जो विद्यार्थी हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन से पास आउट बच्चे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीविकोपार्जन के साधन उनको उपलब्ध हो सके। इसके अलावा बालिकाओं की, हरिजनों की और जनजातियों की जो माध्यमिक शिक्षा है उसके विस्तार के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इसकी व्यवस्था भी इस आयोग के द्वारा करने की बात की गई। इसके अलावा जो बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं या जो गर्ल्स स्कूल हैं उनकी स्थापना की जाए, इसके बारे में बात की गई। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं उनमें कृषि संबंधित पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किए जाने की भी सुझाव इस आयोग के द्वारा दिया गया। इसके बाद आज हमारा कोठारी आयोग का ये जो टॉपिक थे, हमारे सुझाव, हमने यहाँ तक ही 2-3 सुझाव हमने पढ़े हैं। आगे आने वाली वीडियो में भी हम कंटिन्यू इन आयोग के सुझाव और सिफारिशों के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ हम त्रिभाषा के फॉर्मूले के बारे में या विद्यालयी जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आशा करती हूँ मेरा प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।